अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं लीनियर मोमेंटम मींस मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन वन डायमेंशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। अगर हम मोमेंटम को लिखें, मोमेंटम बोल देते हैं हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी and velocity of body is called momentum। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू mv, ये इसका फार्मूला है। मोमेंटम की फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर हम इसको, ये तो फार्मूला आ गया, उसकी डेफिनेशन आ गई। फिजिकली हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं मोमेंटम को हम देखते हैं, हाँ हम देखते हैं उसे। जब कोई बॉल मूव करता हुआ जाता है और कहीं जाके टकराता है, वो जो अपना इफेक्ट छोड़ता है, हाथ पे लगाएगा तो चोट लगाएगा। इफेक्ट ऑफ अ मूविंग बॉडी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। मूविंग बॉडी कहीं जाके इनकाउंटर करेगा, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, वो जो भी इफेक्ट छोड़ेगा वो उसका मोमेंटम कहलाएगा। इसलिए इसको पहले न्यूटन ने इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन कहा था। जो लीनियर मोमेंटम, जिसको बाद में मोमेंटम कहा गया, पहले इसी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते थे। हरकत की मिकदार। हरकत की मिकदार कैसे कहते थे? देखें, जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतना मोमेंटम ज़्यादा लगाएगा, उतना उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, उतना जब वो इनकाउंटर करेगा अब वो चोट ज़्यादा लगाएगा। जितना बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि बॉडी अगर ज़्यादा तेज़ होगा तो हरकत की मिकदार ज़्यादा होगी, मोमेंटम ज़्यादा होगा, वो चोट ज़्यादा लगाएगा। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वही मोमेंटम की डायरेक्शन है। अगर मैं मोमेंटम के यूनिट्स को लिखूँ, ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम P के ऐसे यूनिट क्या आ जाएंगे? किलोग्राम, वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड। अगर मैं दोनों साइड्स को, मैं इसको सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, सेकंड पे डिवाइड भी कर देता हूँ, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई सेकंड। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? न्यूटन सेकंड। हम मोमेंटम के यूनिट्स को किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, हम इसके यूनिट्स को न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। अगर मैं मोमेंटम की डेफिनेशन को, उसकी डायमेंशन को देखूं, मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम की डायमेंशन क्या आ जाएगी? मास की डायमेंशन इंटू वेलोसिटी की डायमेंशन। तो मास की डायमेंशन है कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशन है LT माइनस 1। तो मोमेंटम की डायमेंशन क्या आ जाएगी? MLT माइनस 1। ये हमारे पास मोमेंटम की डायमेंशन आ जाए। इसके बाद हम स्टडी करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अगर मैं लिखूं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इस न्यूटन सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी किसी बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जितना बॉडी पर फोर्स ज़्यादा लगेगी
उस शरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसमें ज़्यादा होगा। तो इसका मैथमेटिकल हम ये लिख देते हैं, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। ये न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वो इस तरीके से लिखा करते हैं। हम कहते हैं कि लेट हमारे पास लेट अ मास m इज मूविंग। अगर कोई मास m मूव करता है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं। जो ही फोर्स लगाएंगे उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी की जगह हम क्या लगा देते हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। मैं इसको बोल देता हूँ ये इक्वेशन 1 है। अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ को लिखूं, हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई एम। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक एक्सेलरेशन ये है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक्सेलरेशन ये है। इन दोनों का कंपैरिजन करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लिखें तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास F डिवाइडेड बाई M इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। हम मास को यूं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। F इज इक्वल टू एम वी एफ इससे मल्टीप्लाई होगा, M इससे भी मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एम वी एफ फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, इसके मुताबिक पी आई इज इक्वल टू एम वी आई इनिशियल मोमेंटम। अगर फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे, मोमेंटम भी फाइनल, उस बॉडी का फाइनल मोमेंटम होगा। तो ये उस बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस ये उस बॉडी का इनिशियल। देन फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। इट मीन्स के फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये हमारा वो प्रूव है कि हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मोमेंटम की शक्ल में, मोमेंटम की टर्म के अंदर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम इम्पल्स को स्टडी करें, इम्पल्स जो होती है वो अगर कभी यूं है कि हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जैसे एक बॉल है, बॉल बैट से टकराता है। जो ही बॉल बैट से टकराता है तो कुलयन के दौरान फोर्स भी वेरिएबल है, टाइम भी इतना शॉर्ट होता है। तो हम उस वक्त उसका चेंज इन मोमेंटम मालूम करने की बजाय कि हम उसका मास और वेलोसिटी और उसको मालूम करें, हम उसकी इम्पल्स को मालूम करते हैं। हम उसमें देखते हैं हमारे पास जो इम्पल्स है, when force is applied on a body for very short interval of time। अगर हम इम्पल्स में लिखें, इम्पल्स जर्क इस सेंस में आ जाता है कि when force is applied on a body for very short interval of time, जब शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स लगाते हैं तो फिर हम फोर्स और टाइम को अलहदा कैलकुलेट नहीं करते, हम इम्पल्स को कैलकुलेट करते हैं। फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है उसको काउंट करते हैं। देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and time is called impulse। impulse को हम शो कर देते हैं हमारे पास। impulse एक वेक्टर क्वांटिटी है
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम डेल्टा टी, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको बोल देते हैं ये इम्पल्स है। अगर मैं इम्पल्स आपको यूं शो कर दूं, हम कोई ग्राफ खींच लेते हैं, इस साइड पे टाइम है, इस साइड पे हम फोर्स को ले लेते हैं, इस साइड पे फोर्स है। जब किसी कील को ठोंकते हुए हम हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं, हथौड़ा जब ज़ोर से ज़रब लगाता है तो देखें हथौड़े के लगने से पहले फोर्स ज़ीरो, जो ही हथौड़ा लगता है फोर्स ये सडनली इंक्रीज़ करती है, फिर विद इन नो टाइम वो फोर्स कम होके ज़ीरो हो जाती है, फिर ये ग्राफ ज़ीरो पे जा रहा है। तो सिर्फ इतने दौरानिए के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये टाइम गुजरा है। इस टाइम के लिए जो फोर्स लगी है ये यकदम ये ज़्यादा फोर्स है, दैट फोर्स इज़ कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, और उस फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को बोलते हैं वो इम्पल्स है, जर्क है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम? अगर हम देखें हमारे पास, हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा है कि फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अगर मैं टाइम को इधर मल्टीप्लाई करूं, F इंटू डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, जो इसका प्रोडक्ट है, बाय डेफिनेशन ये चीज़ क्या है? इम्पल्स। तो मैं इसकी जगह इम्पल्स लगा देता हूँ, तो इम्पल्स किसके इक्वल आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स और मोमेंटम का ये रिलेशन है। इम्पल्स मोमेंटम के इक्वल नहीं है। अगर बॉडी का मोमेंटम तब्दील नहीं होगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो। अगर चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो होगा, इम्पल्स ज़ीरो है। इम्पल्स तब पैदा होगा जब मोमेंटम में तब्दीली आएगी, जब वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, जब उस बॉडी में जर्क पैदा होगा, झटका लगेगा। जब वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा, तब इम्पल्स होगा। तो इम्पल्स को किसके बराबर लिख देते? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये हमारे पास वो इम्पल्स है, इम्पल्सिव फोर्स होती है। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है लीनियर मोमेंटम को, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इलॉन्ग द वन डायमेंशनल मोशन, इलॉन्ग द ट्रांसलेशनल मोशन। और उसमें हमने लीनियर मोमेंटम के साथ हमने न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम को स्टडी किया है, और उसके साथ हमने इम्पल्स के बारे में स्टडी किया है। इसी टॉपिक के साथ जो इसकी एग्जाम्पल है वो आपके लिए एक असाइनमेंट है। आप उस एग्जाम्पल को खुद सॉल्व करें, ध्यान से उसको समझें। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो अक्सर एनुअल एग्ज़ाम में आ जाती है। आप इसको स्टडी करें, इसको पढ़ें। अगर इसको पढ़ते हुए कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्वेश्चंस पुट करें, इंशाल्लाह प्रॉपरली आपको उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।